नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार जिसका हाल ही में सारे श्रेणियों में वितरण हो गया है, जो कि प्रमुख तौर पर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मेडिसिन के क्षेत्र में, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है और इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सारे ही पुरस्कार वितरित हो चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम सारे पुरस्कारों के विजेताओं के बारे में जानेंगे, किस किस को ये पुरस्कार से नवाजा गया है, और साथ में ये नोबेल पुरस्कार जो इतना ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, हर एग्जाम्स में इससे जो है पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी देखेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे जिनके नाम पर जो है ये पुरस्कार चालू किया गया। उन्होंने अपनी वसीयत में ये जो है पुरस्कार के लिए शुरुआत की गई थी। तो सारी जानकारी हम लेंगे किस चीज के बारे में, नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें और अल्फ्रेड नोबेल की बात ना करें तो बात पूरी नहीं होती है। उनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए जाना जाता है जिसको कहा जाता है डायनामाइट। तो डायनामाइट की उन्होंने खोज की थी, लेकिन उनके नाम पर पेटेंटों की भरमार थी। तो आज उन्हीं के बारे में जानेंगे। और इस बार जो 2022 पर हमारा पूरा फोकस रहेगा कि 2022 में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे मेडिसिन का क्षेत्र है, चाहे साहित्य का क्षेत्र है, चाहे अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, कहां कहां से मिला, इसके अलावा कौन कौन से भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, इसकी भी जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। तो सबसे पहली बात करें इन व्यक्ति की जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जो थे, इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की खोज की थी जिसको डायनामाइट कहा जाता है। तो डायनामाइट जो है इसके आविष्कारक थे, लेकिन इनके नाम पर और भी बहुत सारी चीजों के पेटेंट थे, लेकिन ये फेमस डायनामाइट के कारण ज्यादा हुए थे। इनका जन्म बताया जाता है 31 अक्टूबर 1833 को हुआ था, और नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। मतलब इन्होंने जो अपनी विल लिखी, अपनी वसीयत लिखी, उसके आधार पर ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें आपको बहुत सारी जो है क्रूशियल इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो देखते हैं उन क्रूशियल इंफॉर्मेशंस के बारे में। सबसे पहले देखिए, 355 पेटेंट अल्फ्रेड नोबेल के नाम है। आप इनके नाम के साथ जोड़ते तो हैं कि भाई डायनामाइट की खोज की, लेकिन पेटेंट क्या होते हैं? पेटेंट एक तरीके से एक बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आता है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। आपने कोई चीज का आविष्कार किया या आपने कोई ऐसी चीज बनाई जो आपको ही पूरी तरह से उसका अधिकार रहता है, उन चीजों को पेटेंट कहा जाता है। तो इनके नाम के साथ सिर्फ डायनामाइट नहीं जुड़ेगा, 355 पेटेंट भी इन्होंने जो है आविष्कार किए थे। इसके अलावा लेकिन लोग उन्हें डायनामाइट की वजह से ज्यादा जानते हैं। इसके अलावा अब तक 975 शख्सियत और संस्थानों को 609 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं। तो इतने लोगों को अभी तक जो है पुरस्कार वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें 975 पर्सन्स हैं और 609 नोबेल पुरस्कार जो है संस्थान हैं। संस्थान मतलब कोई इंस्टीट्यूट को मिले हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी आखिरी वसीयत लिखी थी, और इसी के आधार पर नोबेल पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। अब ये क्यों इन्होंने वसीयत लिखी थी? तो बताया जाता था इनके पास इतना ज्यादा, जब इन्होंने डायनामाइट की खोज कर ली थी तो इनका व्यापार इतना बढ़ गया था, इतनी सारी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी और इतने सारे पेटेंट्स भी थे, तो इनको जो है यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा पैसा जो है इनको माना जाता था। लेकिन उन्होंने जब देखा कि डायनामाइट का गलत उपयोग हो रहा है, तो उनको लगा कि भाई मैंने समाज को जो भी दिया है, समाज से जो भी लिया है, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ करूं। तो उन्होंने अपनी वसीयत में नोबेल की बात की गई थी। पहले हम देख लेते हैं कि इनको कौन कौन सी भाषाएं आती थी। तो अल्फ्रेड नोबेल को स्वीडिश भाषा आती थी, रूसी भाषा आती थी, अंग्रेजी आती थी, फ्रेंच आती थी और जर्मन। ये सारी लैंग्वेजेस सीख के रखी थी इन्होंने। इसके अलावा डायनामाइट का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा कि अल्फ्रेड ने 90 जगहों पर इसकी फैक्ट्री खोली। उस समय 90 जगहों पर इन्होंने फैक्ट्री खोल ली थी, और 20 से ज्यादा देशों में ये फैक्ट्रियां थी, और वे लगातार फैक्ट्रियों में घूमते रहते थे। इसलिए इनको यूरोप का सबसे अमीर आवारा भी कहा जाता था। अल्फ्रेड नोबेल का नाम फेमस हुआ करता था। इसके बाद डायनामाइट का जब गलत इस्तेमाल होते हुए देखा तो अल्फ्रेड को अपने आविष्कार पर दुख हुआ, और इसके लिए उन्होंने मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए नोबेल पुरस्कार को ही जो है बनाने के लिए सोचा, और अपनी विल में भी उसको शामिल किया। तो लाभ पहुंचाने वाले लोगों को अपनी प्रॉपर्टी में से पुरस्कार देने की इच्छा जताई। तो देखिए, इसके बाद जो है ये 27 नवंबर 1895 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तब जाकर इन्होंने अपनी वसीयत में इस चीज को शामिल किया कि हम जो है, हमारी जो वसीयत है, हमारी इतनी सारी जो धन संपदा है, इसमें से ही लोगों को जो है सम्मानित करेंगे
जो लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मेडिसिन हो, इनमें कुछ जो है नई चीजों का आविष्कार करते हैं या बहुत ऐसी चीजें देते हैं जो मानवता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसके बाद नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1895 में पुरस्कार की स्थापना हुई और 1901 में पहली बार ये जो पुरस्कार थे प्रदान किए गए थे। तो मतलब 1895 में नोबेल पुरस्कार बन गया था, नोबेल अवार्ड बन गया था, बट इसको जो वितरण चालू हुआ वो 1901 में हुआ। इसके अलावा 1968 में इकोनॉमिक्स का जो है प्राइज शुरू हुआ। मतलब पहले केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। ये 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? तो इसमें मेडिसिन आ जाता था, इसमें फिजिक्स आ जाता था, इसमें केमिस्ट्री आ जाता था, इसके अंदर लिटरेचर साहित्य भी आ जाता था, और पीस माने शांति। तो इन सारे क्षेत्रों में ये पहले से दिया जाता था। ये 5 क्षेत्र हुआ करते थे, लेकिन जो छठवां क्षेत्र 1968 में जो है इकोनॉमिक्स का भी प्राइज शुरू किया गया। इसके अलावा आज की धनराशि को अगर देखें तो आज किसी को नोबेल पुरस्कार मिलता है तो लगभग 7.36 करोड़ रुपए की प्राइज मनी उसको नवाजा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी तक कौन कौन से भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को मिल चुका है, तो ये पूरी लिस्ट है। ये भारतीय हैं या फिर भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के मतलब इंडियन ओरिजिन के, जो इंडियंस बाहर जाकर रहने लगे। जैसे कि अभिजीत बनर्जी की बात करें, हाल ही में इनको मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य में मिला था, जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में भी। 1930 में सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स में मिला। 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मिला था। और हाल ही में जो है अभी भी जीनोम सीक्वेंसिंग की हम बात करेंगे, स्वांते पाबो को जो मिला है। इसके अलावा 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए, पीस के लिए दिया गया था। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के लिए। 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया। 2009 में वेंकट रमन रामाकृष्णन को केमिस्ट्री के लिए, और 2014 में कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए दिया गया था, जो बच्चों के लिए काफ़ी काम करते हैं। इसके अलावा 2019 में जो दिया गया है वो अभिजीत बनर्जी को दिया गया। तो ये वो भारतीय मूल के लोग हैं जिन्हें नोबेल आज तक मिला हुआ है। तो यहाँ से भी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा शांति पुरस्कार का ऐलान जो है ये कहाँ से होता है, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में होता है, और वहीं ये प्रदान किया जाता है। बाकी सभी कैटेगरीज के प्राइज स्टॉकहोम मतलब स्वीडन में दिए जाते हैं। तो ये जो है आपका स्टॉकहोम में दिया जाता है, और नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो में, वहां पर पीस पुरस्कार दिया जाता है। तो ये एक फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं अभी हाल ही में किस किस को मिला है। तो अलग अलग डेट्स थी जिनके आधार पर जो है ये पुरस्कार वितरित किए गए थे। तो 3 अक्टूबर 2022 को मेडिसिन की फील्ड में स्वांते पाबो को दिया गया। फिर 4 अक्टूबर को फिजिक्स में, इसमें 3 व्यक्ति हैं। फिर 5 अक्टूबर को केमिस्ट्री में दिया गया, 6 अक्टूबर को लिटरेचर में, 7 अक्टूबर को पीस में मतलब शांति में, और उसके 3 दिन बाद 10 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स में जो है पुरस्कार दिया गया है। तो बेसिकली ये 6 पुरस्कार हो जाते हैं। तो हम एक एक पुरस्कार पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले मेडिसिन की बात कर लेते हैं। तो मेडिसिन के लिए जो चुने गए थे व्यक्ति, उनका नाम था स्वांते पाबो। तो स्वांते पाबो की बात कर रहे हैं। स्वांते पाबो का जन्म बताया गया 20 अप्रैल 1955 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। और ये जो है जीनोम सीक्वेंसी मतलब जेनेटिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्होंने जो है रोल प्ले किया। इनके पिता को भी जो है क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था 1982 में। उन्हें भी 1982 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनके जो पिता थे सुने बगस्ट्रॉमी को भी बायोकेमिस्ट हुआ करते थे, उनको भी मिला था। और इन्होंने जो अभी हाल ही किया, ये होमिनिन्स के जीनोम, जिससे मानव का उद्विकास की कैसे जो है हमारे अंदर, जैसे आज हम होमोसेपियंस बने हैं, तो ये धीरे धीरे जो हमारे अंदर जो विकास हुआ है और किस तरीके से हमारे अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आए हैं, जो पुराना मानव था और अभी का मानव है उसमें क्या क्या अंतर आ गए, हम बीमारियों से कैसे लड़ सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर शोध किया हुआ है इन्होंने। इससे पहले नियंडरथल पर भी जो है इनका जो विकास था वो काफ़ी चर्चाओं में रहा था। 1986 में उपसाला यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और वहीं से पीएचडी करी। 2008 में इनका विवाह हुआ और डीएनए को लेकर काफ़ी काम किया उन्होंने। पेलियो जेनेटिक्स का मतलब होता है, पेलियो मतलब फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्मों के जो जेनेटिक्स हैं कि बस उनके पीछे अनुवांशिकी कैसी काम करती है। मतलब देखा जाए तो हमारे अंदर भी क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किससे मिली है, हमारी मदर फादर से मिली हुई है, हमारे माता पिता के ही जीन्स हमारे अंदर आए हुए हैं। तो उन जीन का जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, तो इसी को जो कहा जाता है
कि स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएंस, मतलब जो आपका अनुवांशिकी है जिसमें हेरिडिटी की अध्ययन किया जाता है, मतलब कि क्या क्या चीज़ें आपके अंतर्गत आई हैं, कौन से कैरेक्टर सप्रेस हो गए हैं, कौन से कैरेक्टर्स उभर कर आए हैं, ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। वैसे ग्रेगर मेंडल को इसका पूरा का पूरा क्रेडिट दिया जाता है। बायोलॉजी में अगर आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे, ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यूजेनिक्स आ गया है, यूफेनिक्स आ गया, यूथेनिक्स आ गया, ऐसी कई फील्ड्स हैं। लेकिन इनका जो काम था पेलियो जेनेटिस्ट पे इन्होंने काम किया, मतलब जो फॉसिल्स मिलते थे उन फॉसिल्स के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया। और पीएचडी रिसर्च का सब्जेक्ट E19 प्रोटीन और एडिनो वायरस से जुड़ा हुआ था। एडिनो वायरस भी बहुत फेमस रहा, इससे भी कई तरह की मेडिसिन भी बनाई गई थी, लेकिन इन्होंने अभी जीनोम सीक्वेंसिंग का काम किया हुआ है, तो इनको जो है मेडिसिन की फील्ड में दिया गया, पिता को भी दिया गया था, ये भी चीज़ याद रखें। इसके बाद बढ़ते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स का जो नोबेल जीता गया है वो क्वांटम फिजिक्स में एंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट्स, एंटेंगल क्वांटम स्टेट्स की अगर हम बात करें तो आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक पढ़ते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स, और एक मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब सीधे सीधे जहां पर पार्टिकल का साइज जो होता है, कोई भी वस्तु का जो साइज है वो बहुत छोटा हो जाए और स्पीड बहुत तेज हो जाए। जब न्यूटन की बात करते हैं हम, तो न्यूटन जो था, न्यूटन ने स्पीड कम और साइज बड़े पर बात की थी कि कोई साइकिल चल रही है, कोई बस चल रही है। लेकिन जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो हम एक छोटे से पार्टिकल की बात करते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज चलता है। तो इन्होंने एंटेंगल्ड क्वांटम स्टेट की बात करी है, और इसका उपयोग क्वांटम जो आपका कंप्यूटर्स हैं, क्वांटम मैकेनिक्स का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में इन्होंने शोध करके दिया है, जो भविष्य के लिए कई टेक्नोलॉजीज बनाने में मदद करेगा। तो ये 3 अलग अलग व्यक्तियों को इसके लिए दिया गया है, जिसमें एलन ऑस्पेक्ट है जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, अमेरिका के जॉन क्लांसर हैं, और एटन जेलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। तो ऑस्ट्रिया, अमेरिका और फ्रांस, यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका, यहां से ये 3 लोग चुने गए हैं जिन्होंने फिजिक्स के लिए सम्मिलित तौर पर क्या मिला है, तो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए यहां पर एक और चीज है, क्लिक केमिस्ट्री। यहां पर जो इन्होंने खोज करी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो कि कैंसर जैसे रोगों के लिए भी आगे चलकर बहुत सहायक होने वाली है। इसमें एक कैरोलिन बेट्रोजी अमेरिका से हैं, इसके अलावा मॉर्टेन मेल्डहेल डेनमार्क से हैं, और बैरी शार्पलेस अमेरिका से हैं। तो यहाँ पर भी 3 लोग हैं, आपके फिजिक्स में भी 3 लोग हैं, लेकिन मेडिसिन में स्वांते पाबो एकमात्र व्यक्ति हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो लिटरेचर में, साहित्य में, फ्रांस भाषा में लिखती हैं बहुत अच्छा, जिनका नाम है एनी एर्नेक्स, इनको दिया गया है। एनी एर्नेक्स की काफ़ी सरल भाषा है, काफ़ी खुलकर लिखती हैं, इसके लिए इनको किया गया। और इनकी उम्र देखिए 82 साल की उम्र में इनको जो है ये पुरस्कार मिला है। लगभग जो है 40 से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं, कई नोवेलें लिख चुकी हैं, और सब सारी चीज़ें मोस्टली ये फ्रेंच में लिखती हैं। इनको जो है सम्मानित किया गया है साहित्य से। इसके अलावा जो शांति का पुरस्कार है, शांति का पुरस्कार 2 संस्थाओं को, और मैंने आपको पहले बताया था ये कहाँ से दिया जाता है, ऑस्लो से दिया जाता है, जो नॉर्वे की राजधानी है। केवल ये पुरस्कार ऑस्लो से दिया जाता है, बाकी स्टॉकहोम से वितरित किए जाते हैं। इस शांति के पुरस्कार में एक व्यक्ति को शांति के लिए पुरस्कार दिया गया, बाकी 2 संस्थाओं को दिया गया है। 2 संस्था इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन कौन से, तो रूस का एक इंस्टीट्यूट है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, जिसने अभी काफ़ी ज़्यादा जो है सपोर्ट किया था जो युद्ध को रोकने के लिए, जो अभी हाल ही में रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो मेमोरियल का नाम याद रखेंगे, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल। और यूक्रेन का एक और है जिसको कहा जाता है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो इन्हीं दोनों जगहों के लोगों संस्थाओं को दिया गया है। और व्यक्तियों में जो है आलियस बिली आत्से को मिला है, जो कि बेलारूस से बिलोंग करते हैं। तो ये हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स, जो हाल ही में दिया गया, इन्होंने बहुत लगभग 1985 से ये शोध कर रहे थे, और इनका अध्ययन आगे चलकर बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आम व्यक्ति के लिए इन्होंने काम किया है कि भाई जैसे कि एक आम व्यक्ति होता है कि एक आम व्यक्ति अपना बैंक में 2 चीजें करता है, या तो सेविंग्स करता है या तो लोन लेता है। तो इसके बीच की जो कड़ी है कि कैसे कोई आम व्यक्ति जो है अपने आप को सुरक्षित फील कर पाए। जैसे पेंडेमिक जैसी महामारी जैसी कंडीशंस को हमने फेस किया, तो हमें ये हमेशा डर रहता है कि हमारा जो बैंक में पैसा है वो कहीं
बैंक कहीं दिवालिया ना हो जाए, और अगर हमने किसी से लोन लिया तो वो लोन समय के साथ उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ना बढ़ता जाए। जैसे आरबीआई ने अभी भी बेस रेट को बढ़ाया है, तो ये चिंता जो है हमेशा ग्राहकों को रहती है, कस्टमर्स को रहती है, सिटीजन्स को रहती है। और ये जो अर्थव्यवस्था में जो विचलन होता है, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आम व्यक्तियों के ऊपर, उनकी शिक्षा के ऊपर, उनके खान पान के ऊपर, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर। तो इसके ऊपर इन्होंने शोध किया कि किस तरीके से कोई भी देश इसको मैनेज करे। तो इसको इसलिए इनको जो है 1985 से ये रिसर्च करते रहे थे इस चीज पे, और इनको जो है इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। वैसे तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले से नहीं दिया जाता था, ये 1968 के बाद से इसको ऐड किया गया है। तो अभी किसको दिया गया है, तो बैन बर्नाके को दिया गया है, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन यूएसए से है। इसके अलावा डगलस डायमंड शिकागो यूनिवर्सिटी यूएस, और फिलिप डिविग जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुई से यूएस से बिलोंग करते हैं, तो इनको इकोनॉमिक्स से दिया गया है। इसके अलावा पीस के लिए आपके आलियस बिलाआत से, इसके अलावा मेमोरियल और आपका सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन। इसके अलावा एनी एर्नेक्स लिटरेचर के लिए, केमिस्ट्री के लिए कैरोलिन बेट्रोजी, मॉर्टन मेल्डहेल, बेरी शार्पलेस, फिजिक्स के लिए अगर हम कंसिडर करें तो एलन ऑस्पेक, जॉलेन क्लॉसर और एंटन जेलिंगर, और हमारा जो स्वांते पावो हैं जिनको मेडिसिन की फील्ड से दिया गया। तो ये 6 फील्ड में अलग अलग लोगों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं। तो ये जो चीज़ थी हमने यहाँ पर समझ ली। होप यहाँ पे आपको सारे नाम और सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कब से जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे हैं, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई। तो ये सारे फैक्ट्स हमने पढ़े। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। और भी कोई तरह के इश्यूज होंगे तो जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।